नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज़ नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेट चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और जैसा कि आपको मालूम है क्लास फर्स्ट ईयर में जो मैंने अभी तक आपको वीडियोस भेजे हैं वो मैं आपकी सेकंड बुक पढ़ा रहा हूँ। सेकंड बुक डेट मीन्स कह सकते हैं पार्ट बी के अंतर्गत जो सा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के अंतर्गत आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड है। उसका नाम है, जैसा कि लिखा हुआ है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आइए शुरू करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है, हेडिंग है, देखिए लिखा हुआ है विकिरण। इसके बाद है न्यूटन का शीतलन नियम, देन है आदर्श कृष्णिका, स्टीफन का नियम। हम सबसे पहले बात करते हैं विकिरण, रेडिएशन। देखिए रेडिएशन क्या होती है कि बोलेंगे कि जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें कभी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सूरज से आने वाली किरणें, उसमें हमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, कहते हैं कि धूप में, जाड़े में आप बाहर खड़े हो जाओ तो धूप आपको लग जाएगी, यही ना। इट मीन्स जो सूरज की आपकी विकिरण है, जो सूरज की आपकी लाइट है वो हम तक आ रही है। कैसे आ रही है? बिना किसी माध्यम के। तो बोलेंगे कि ये एक ऐसा विधि है कि जिसके अंतर्गत ऊष्मा का ट्रांसफर बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इसको बोलते हैं विकिरण। आइए अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? देखिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है dQ/dt इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन T2 माइनस T1। इसमें देखिए ऐसा होता है कि जैसे एक हमारा ताप हो गया और उसके बाद है हमारे चारों ओर का ताप, इसको बोलते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब है परिवेश यानी वातावरण। ओके, तो इसमें एक ये है आपका जो है हमारा ताप हो गया और एक ये कौन सा आपका परिवेश का। ओके, लेट कर लिया है कि एक हमारा ताप है और एक किसका है आपका, किसी परिवेश, चारों ओर के वातावरण। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है ऊष्मा के माइनस लिखा है, इसका मतलब कम हो रही है। ऊष्मा के क्षय, डी फॉर डिक्रीज। ओके, ऊष्मा के क्षय अगर किसी भी चीज में अगर हम समय से भाग करते हैं तो वो बन जाता है दर। तो बोलेंगे कि ऊष्मा के क्षय होने की दर, समय से भागे ना दर, सदैव अपने और चारों ओर के वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इसको साइंस की लैंग्वेज में बताएंगे तो बोलेंगे कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार, शीत माने लिखा हुआ कूलिंग। ओके, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी पिंड के ऊष्मा क्षय होने की दर, ओके, यानी उसकी ऊष्मा कम हो रही है, सदैव अपने और परिवेश के तापों के अंतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर ये हटाएंगे तो कुछ लगा देंगे कांस्टेंट, जहां के हमारा क्या है, एक नियतांक है। ओके, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। जो हमारा आज का टॉपिक है लिखा है आदर्श कृष्णिका, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। देखिए ये क्या होता है आदर्श कृष्णिका, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है? ऐसा होता है कि जैसे सपोज डैट आपने एक ये कोई पेज ले लिया है, दफ्ती है, और आपने क्या किया, टार्च की रोशनी आपने मारा। बहुत ध्यान से आप हमको देखेंगे। या सपोज डैट एक कमरा है, कमरा बंद है, आपने दीवार पर क्या किया, टार्च की रोशनी मारा। तो अगर पीछे के कमरे में आप बैठे हैं वहां पर लाइट आएगी नहीं। इट मीन्स दीवार ने क्या किया है कि उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अवशोषित कर लिया। राइट, अब हो सकता है कि अगर हम टार्च को जाके बिल्कुल दीवार से सटाकर उसको ऐसे लगाएं तब भी क्या वो रोशनी पीछे जाएगी? आप बोलेंगे नहीं। अगर मैं यहां से खड़े होके सामने की दीवार पे टार्च मारूं तो क्या लाइट पीछे के रूम में जाएगी? तब भी नहीं। इट मीन पूरी की पूरी लाइट इस दीवार ने क्या कर लिया है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब मैं चाहूं यहां से करूं या वहां से, इट मीन्स दूरी कोई निश्चित नहीं है। तो बोलेंगे कि आदर्श कृष्णिका
परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बोलेंगे आदर्श कृषिका हर वो वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती है, चाहे उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो। तरंगदैर्घ्य का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि चाहे मैं यहाँ से टार्च की रोशनी मार रहा हूँ चाहे बिल्कुल पास से। ओके, एक बार फिर सुन लें। बोलेंगे आदर्श कृषिका वो वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती है, चाहे उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो। राइट, शायद समझ में आ रहा होगा। आइए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है लिखा है स्टीफन का नियम, स्टीफेंस लॉ। स्टीफन एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक अपना नियम दिया था। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको देखना है फॉर्मूला। ई यहां पर क्या है आपका विकिरण है, टी यहां पर क्या है आपका परमताप, दैट मीन्स एब्सोल्यूट। ओके, टी आपका क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परमताप। बोलेंगे कि किसी कृष्णिका मैंने भी आपको बताया हुआ है कि आदर्श कृष्णिका वो वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती है, चाहे उसकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो। बात कर रहे थे स्टीफन का नियम। तो बोलेंगे कि किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण सदैव अपने परमताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर इसको हटाएंगे इस साइन को तो यहां लगा देंगे कुछ कांस्टेंट, ये आपका सिग्मा है, ये आपका हो गया स्टीफन नियतांक, ये आपका हो गया स्टीफन नियतांक। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह उत्सर्जन क्षमता, इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिव पावर। इमेजिव पावर बच्चों आप बहुत आराम से मुझको देखिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर है तो मैं उसको स्लो पढ़ा रहा हूँ। इमेजिव पावर, उत्सर्जन क्षमता क्या है। बोलेंगे कि किसी पृष्ठ के द्वारा उसके एक प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली कुल विकिरण की मात्रा को बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता, और इसको ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ई फॉर इमेजिव। एक बार पुनः सुन ले, क्या कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को क्या बोलते हैं उत्सर्जन क्षमता। राइट, इसको लिखते हैं ई लैम्डा से। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अवशोषण क्षमता, दैट मीन्स लिखा हुआ है एब्जॉर्प्टिव पावर या लिखा होता है एब्जॉर्ब पावर। ओके, बहुत जगह लिखा होगा खाली एब्जॉर्ब या लिखा होगा एब्जॉर्प्टिव पावर। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको पहले ए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका लिखा हुआ है पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा, पृष्ठ पर आपतित विकिरण ऊर्जा। ठीक, इसको हम आपको पहले एक बार समझा दें कि जैसे कि सपोज दैट एक आपने कोई ले लिया है दफ्ती। इससे पहले मैंने आपको बताया था आदर्श कृष्णिका कि जैसे मैंने टार्च की रोशनी मार रहा हूँ और वो पूरा सारी की सारी लाइट उस पर जा रही है। अब अगर मैं कोई दफ्ती ले लूँ और हो सकता है टार्च यहाँ से मारूँ तो हो सकता है कि कुछ लाइट पीछे आ सकती है, या एक मैंने ले लिया कोई कागज़ और मैंने लाइट यहाँ से मार रहा हूँ तो कुछ लाइट तो कागज़ में रहेगी और ज़्यादातर लाइट आपकी पीछे आ जाएगी, हो सकता है ना। इट मीन्स अच्छा एक बार और, अगर कागज़ हटा लें तो लाइट पूरी पूरी जा रही है, अगर कागज़ लगा दें तो कुछ ही लाइट इसमें फंसेगी नहीं फंसेगी, ये ना, बाकी उधर जाएगी। इट मीन्स जो बाहर जो क्या नाम है आपने डाल रहे हैं वो आपकी क्या हो गई, लिखा उस पर आपतित, जो हम उस पर डाल रहे हैं। फिर लिखा हुआ है जितनी वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक, वो हो गया आपका अवशोषित, ये ना। तो बोलेंगे कि किसी पृष्ठ के द्वारा उसके अवशोषित विकिरण ऊर्जा, देखिए देख के मैं इसको चुटिंग करके, ठीक, नकल करके कहते हैं, पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा और पृष्ठ पर आपतित विकिरण ऊर्जा के अनुपात को अवशोषण क्षमता कहते हैं और इसे ए लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं।
कोई परेशानी? ए फॉर एब्जॉर्ब पावर। आप उत्सर्जन समझ गए और अवशोषण समझ गए। अब मैं बात करता हूं, लिखा किरचॉफ का नियम। देखिए सुपर इंपॉर्टेंट चीज है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ एक वैज्ञानिक, ओके। अब इन्होंने एक नियम दिया था, उसको कहा गया इनके नाम पे किरचॉफ का नियम। क्या नियम था, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, कैपिटल ई लैम्डा इज इक्वल टू स्मॉल ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा। जैसा कि मैंने भी ये बताया आपको, ई लैम्डा क्या है आपका, यह है उत्सर्जन क्षमता, ए लैम्डा अवशोषण क्षमता, मैंने ही बताया। ई लैम्डा भी आपकी क्या है, उत्सर्जन क्षमता। तो आप कहेंगे सर इसमें फर्क क्या है? अंतर यह है कि ये उत्सर्जन क्षमता किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के द्वारा है और ये आदर्श कृष्णिका की। आदर्श कृष्णिका मैंने बताया था कि हर वो वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती है। तो कैपिटल ई लैम्डा आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता है, ये किसी पृष्ठ की है उत्सर्जन क्षमता और ये किसी पृष्ठ की है अवशोषण क्षमता। ओके, आइए अब बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा हुआ है कि किसी पृष्ठ के उसके एकांक क्षेत्रफल में प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात उसके आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर, यही ना। अब इसको थोड़ा सा साइंस की लैंग्वेज में जैसा हमारे किरचॉफ ने बताया, बोलेंगे कि सबसे पहले आप मुझको देखेंगे, बोलेंगे कि किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी दी हुई तरंग दैर्घ्य के लिए, ओके, इट मीन्स क्या हो गया कि अब हमको बता दिया गया है कि हमको टॉर्च की रोशनी यहां से ही मारना है या थोड़ा सा आगे बढ़ के, ओके। बोलेंगे कि किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी दी हुई तरंग दैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं, अब क्या आ गई, सभी वस्तुएं आ रही हैं। एक बार पुनः सुनिएगा, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी दी हुई तरंग दैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की, अब आते हैं इधर, उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर रखी हुई आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इसको मैं एक बार फिर बता देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बोलेंगे किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी दी हुई तरंग दैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर रखे हुए आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो किरचॉफ का नियम आप समझ गए हैं। अब आता है किरचॉफ के नियम का डेरिवेशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले बोलेंगे कि लेड एक वस्तु है जिसमें हमने कोई वस्तु या और बोलें कि लेड एक कोई बर्तन है जिसमें हमने किसी वस्तु को रख दिया है, ओके। तथा दोनों का जो ताप है उसके अंदर अवस्था हमारी कौन सी, सम अवस्था, डेट मीन्स ताप उसमें दोनों ही वस्तु और बर्तन का ताप हमने मान लिया समान। लेड एक बर्तन है, उसमें एक हमने वस्तु को रख दिया है और ताप दोनों का हमने मान लिया समान, राइट। अब हम लिखेंगे कि लेड वस्तु द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा कितनी है, ए लैम्डा डेल्टा क्यू, और विकिरण कितनी मान रहे हैं, ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा, ओके। ये आपके अवशोषित है, ये कौन सी है, विकिरण, राइट। अब जैसा कि मैंने बताया, चूंकि ताप समान है, अगर वो सम अवस्था में है कह सकते हैं ताप नियत है। जब ताप नियत है तो इट मीन्स होगा कि लिखेंगे ताप नियत होने पर ये दोनों ही ऊर्जाएं आपकी क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर, ओके। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, क्या होता है कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, याद है ना। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा कि ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो उससे हम उसको कर सकते हैं, लिखेंगे अवशोषित विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित
विकिरण ऊर्जा। ओके भाई, ये हमने इसको उलट किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कर रहे हैं बराबर। तो लिखेंगे ए लैम्डा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा, राइट। ध्यान रखिएगा। अब हम लिखेंगे यदि, जैसा कि मैंने वही बताया था कि किसी वस्तु को बर्तन में रख रहे हैं, अब हम मान लेंगे कि किसी वस्तु की जगह है आदर्श कृष्णिका। ठीक, वस्तु और आदर्श कृष्णिका में छोटा सा अंतर है। आदर्श कृष्णिका क्या है कि हर वो वस्तु है कि जो अपने पृष्ठ पर पड़ने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेती है, राइट। वस्तु तो कुछ भी हो सकती है। अब यहां लिखेंगे यदि आदर्श कृष्णिका हो, यदि आदर्श कृष्णिका हो, तो ध्यान रखिएगा आदर्श कृष्णिका की जो एब्जॉर्ब पावर होती है वो होती है 1, राइट। यानी ए लैम्डा का मान, ये इसका आपका जो आदर्श कृष्णिका है उसकी जो आपकी एब्जॉर्ब पावर है वो कितनी होती है, 1। याद रखिएगा हमेशा। तो डेट मीन्स कह सकते हैं ये आपकी हो गई 1 ए लैम्डा का मान। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता का मान होता है 1, राइट। डेल्टा क्यू आदर्श कृष्णिका, इसको कर दिए गए ई लैम्डा। भाई स्मॉल ई की जगह कर दिया क्योंकि ये वस्तु का था, ये आपका है आदर्श कृष्णिका, इसको ऐसे रहते हैं, राइट। ये वस्तु के लिए, अब हम किसके ले रहे हैं, आदर्श कृष्णिका के लिए। आदर्श कृष्णिका के लिए जो आपकी अवशोषण क्षमता है उसका मान होता है 1, इसलिए इसका मान हमने कर दिया था 1। याद रखिएगा। इसको ई लैम्डा को कर दिया कैपिटल ई लैम्डा क्योंकि ये किसके लिए आपकी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक। अब समीकरण 1 और 2 को कर दे डिवाइड। लिखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन देखे क्या पूरा नीचे का आ रहा है, तो कीजिए। कितना हो जाएगा ये, ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा अपान ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा ए लैम्डा, सॉरी ये डेल्टा क्यू अपान ए लैम्डा डेल्टा क्यू। भाई इसको डिवाइड कर रही है, ये कैंसिल हो गया, ये ना डेल्टा लैम्डा से डेल्टा लैम्डा कैंसिल हो गया। यहां पे कर सकते हैं, बचा हमारे पास ई लैम्डा अपान ई लैम्डा बराबर 1, यहां बचा 1 अपान ए लैम्डा, या कर सकते हैं ई लैम्डा इज इक्वल टू ई लैम्डा अपान ए लैम्डा। मैंने किरचॉफ का नियम बताया था कि किसी वस्तु की, किसी द्वितीय तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात उसी ताप पर रखे हुए आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। तो यह आपको मिल गया किरचॉफ का नियम। तो बच्चों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ाई ज़रूर करें। पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल कभी कोई ठीक नहीं कि कब तक खुले। मैं इस बात को अपने हर वीडियो में कहता हूँ, इसलिए मैंने कहा हुआ किसी भी राइटर की बुक हो, कुमार मित्तल की हो या किसी भी राइटर की बुक हो, घर पे उस चैप्टर से जो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ाते हैं उसको पढ़ें। और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझको कॉल कर सकते हैं और उसको मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।